हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपके टर्म वन की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर की, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर, और वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे शॉर्ट में, यानी कि पूरा वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर कवर करूँ और साथ ही साथ कुछ की पॉइंट्स बताऊँ, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किस टॉपिक में से किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इस चीज़ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स या डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। सो जैसा कि इस चैप्टर में जो बात हो रही है मेनली वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम की बात हो रही है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की वो क्या थी। तो हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट 200 ईयर्स जो है वो इंडिया पे रूल किया। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बोर्ड पे मैंने लिखा है कि वॉज वेल डेवलप्ड एंड फ्लरिशिंग इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो थी वेल डेवलप्ड थी, फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी। मैनी ट्रैवलर्स हैव डिस्क्राइब्ड इंडिया एज रिच कंट्री। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे फॉरेन कंट्रीज से यहाँ पर, तो उन्होंने इसको डिफाइन किया था, जिसमें से एक फ्रेंच ट्रैवलर था बर्नियर। ही विजिटेड इन 17th सेंचुरी एंड उसने इंडिया के लिए लिखा था कि इंडिया इज़ रिचर दैन इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट को बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत डेवलप्ड और बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन जो है माना जाता है। सो यहाँ पे फ्रेंच ट्रैवलर ने कहा था कि इंडिया जो है इट इज़ मच मोर रिचर दैन इजिप्ट। यही रीज़न है कि आपने सोने की चिड़िया वर्ड भी सुना होगा जो इंडिया के लिए हमेशा यूज़ होता आया है। सो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये कंडीशन थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर जो था वो वेल डेवलप्ड था एंड जो विलेजेस थे दे वर सेल्फ सफिशिएंट। सो एग्रीकल्चर जो था वेल डेवलप्ड था, इसका मतलब ये नहीं है कि दे वर यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बट येस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी उस समय के हिसाब से मॉडर्न टेक्निक्स रही होंगी वो इंडियंस यूज़ कर रहे थे वहाँ पर। एंड साथ ही साथ विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ वहाँ प्रोड्यूस हो रहा था वो सफिशिएंट था विलेजर्स के लिए। यानी ऐसा नहीं था कि देयर वाज फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन काइंड ऑफ थिंग, कि कुछ भी इस टाइप का हो, वहाँ पे कोई कमी नहीं थी। ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। साथ ही साथ इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था इट वाज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे की पॉइंट आपको मिलता है कि अगर इस टॉपिक में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं पे भी इसमें से अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए ऑप्शंस दे के कि भाई इसमें से कौन सी चीज़ वर्ल्ड में फेमस थी इंडिया की। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैंडीक्राफ्ट जो था इट वाज फेमस ऑल अराउंड। इसके अलावा और भी सारे बिजनेसेस थे, जैसे कि स्पाइसेस इन ऑल इंडिया उसके लिए फेमस था। बट द पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स की अगर बात हो रही है और हैंडीक्राफ्ट्स ऑप्शन में मिलता है तो हैंडीक्राफ्ट के लिए इंडिया फेमस था, ये आपको याद रखना है। So handmade textiles such as Dakai muslin cloth of Bengal was famous all around the world. So यहाँ पे जिस डकाई मसलिन की बात हो रही है, मसलिन का मतलब जो मखमल का कपड़ा होता है, मलमल का कपड़ा भी उसे बोलते हैं वो, एंड डकाई का मतलब यहाँ पे जो है ये एक्चुअली ढाका जो कि बांग्लादेश में है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इंडिया का पार्ट था। सो यहाँ पे ये जो मसलिन क्लॉथ था बंगाल का वो काफ़ी फेमस था थ्रू आउट द वर्ल्ड। साथ ही साथ इसको मलमल शाही एंड मलमल खास भी बोला जाता था। जनरली ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो बोलते थे, और ऐसा क्यों बोलते थे, बिकॉज ये माना जाता है कि ये जो मसलिन क्लॉथ था इट वॉज बीइंग वोन बाय द रॉयल्स, यानी कि जो रॉयल फैमिली, जो भी राजा महाराजा थे उनकी जो फैमिली होती थी वो इन कपड़ों का यूज़ करती थी, इन टेक्सटाइल का यूज़ करती थी विच वर हैंडमेड। और यही रीज़न है कि इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो इंडिया इन सारी चीज़ों के लिए फेमस था बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की इंडियन हिस्ट्री में, जहाँ से कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये ब्रिटिश रूल के पीछे का जो लॉजिक था वो क्या था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक टाइप की ट्रेडिंग कंपनी थी जो इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहती थी। बट ब्रिटेन में क्या था कि जो मशीन्स थी वो आ चुकी थी, मशीन्स उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो मार्केट थी इट गॉट जस्ट इट वॉज फ्लडेड विद द प्रोड्यूस गुड्स। तो कहीं ना कहीं उनको उन गुड्स को एडजस्ट करना था, क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड तो लिमिटेड थी लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ को ढूंढ रहे थे जहाँ पे वो ट्रेड कर सकें। इसी सर्च में सबसे पहले जो वास्को ड गामा है वो इंडिया आते हैं, मालाबार कोस्ट पे वो आके लैंड करते हैं 1498 में। अब क्योंकि ही वॉज नॉट ब्रिटिशर, ये पोर्तुगीज़ थे। इंडिया में भी बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पे स्पेशली जैसे कि गोवा या फिर और जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पे और भी दूसरी कंट्रीज थे, दे वर ऑल्सो रूलिंग ऑल दोज पार्ट्स अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स ऑल्सो, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी वहाँ पे थे। इसके बाद होता क्या है कि 1498 के बाद एग्जैक्टली अबाउट 100 ईयर्स के बाद यहाँ पे जॉन माइल्डन हॉल आते हैं। ही वॉज अ ब्रिटिशर
जो कि पहला जो फर्स्ट ब्रिटिशर है जो इंडिया में आता है वो 1599 में, और ये एक टाइप से सेल्फ डिक्लेयर्ड एम्बेसडर थे। सेल्फ डिक्लेयर्ड एम्बेसडर का मतलब इसलिए क्योंकि ही वॉज वर्किंग फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, बट ही वॉज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ही फ्लू फ्रॉम पर्शिया। ये मतलब ब्रिटिशर्स के जो भी गुड्स थे जिस कंपनी में वर्क करे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उनके गुड्स लेके वहाँ से ये फरार हो गए थे, भाग गए थे, एंड देन ही एंटर्ड इनटू इंडिया। सो फाइनली ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर जो जाके मुगल एम्परर जो अकबर थे उनसे मिलता है अराउंड 1603 में। सो यहाँ पर एंट्री होती है विलियम हॉकिंस की 24 अगस्त 1608 को, सूरत में यानी गुजरात में आते हैं, और उस टाइम पे जो इंडिया में रूल कर रहे थे मुगल एम्परर यानी जहांगीर, उनसे आके मिलते हैं और उनसे ये परमिशन मांगते हैं फैक्ट्री सेटअप करने की। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि भाई ये जॉन मिल्टन हॉल को तो हम जानते नहीं हैं, तो जो भी कुछ डीलिंग कभी इसके साथ हुई है विद द एम्परर अकबर तो वो नल एंड वॉइड है सीधे सीधे। अब जो भी ट्रेडिंग होगी विद ईस्ट इंडिया कंपनी वो मैं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी 1613 में कि ये अपनी फैक्ट्रीज़ को सेटअप कर सकें। तो यहाँ पे मतलब उस लैंग्वेज में ऑर्डर यानी फरमान है, तो आप कहीं पे पढ़ेंगे तो लिखा था कि उन्होंने फरमान जारी कर दिया, और फरमान कई बार आप वर्ड सुनते भी होंगे, तो उन्होंने फरमान दे दिया कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पे फैक्ट्री लगा सकती है। तो 1613 में इनको परमिशन मिल जाती है। लेकिन अगेन जो टर्निंग पॉइंट आता है जिसको कि फाउंडेशन मानी जाती है ब्रिटिश रूल की इंडिया में, वो है द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया था बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नवाब थे बंगाल के। सिराजुद्दौला के हारने की वजह से ही ब्रिटिश रूल जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था, बिकॉज एक बार जब इन्होंने एनेक्सेशन किया बंगाल का तो उसके बाद इनके लिए बहुत ईजी हो गया था डिफरेंट स्टेट्स पे भी अटैक करना और उनको अपने अंडर लेना बाय डिफरेंट इवन पॉलिसीज ऑल्सो। तो ये कुछ डेट्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ डेट्स आपके उसमें आ जाए, आपसे पूछा है, वैसे इतना डीपली आना नहीं चाहिए बट फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते, तो आपको ये डेट्स जो हैं वो याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है नोट करने वाला, वो ये कि सिराजुद्दौला जो थे उनकी साइड से फ्रेंच भी थे यानी लड़ने के लिए, और यहाँ पे जो ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रिटिश कमांडर थे, दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव। सो हमने बात कर ली कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कैसे एंटर किया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन या कंडीशन क्या थी, तो यहाँ पर 85% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो थी वो रहती थी विलेज एरिया में, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो थी डिपेंडेंट थी अपॉन एग्रीकल्चर। लेकिन 85% पॉपुलेशन टोटली एग्रीकल्चर में एंगेज होने के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी, यानी कि फूड जो था उसकी भी कमी थी और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी नहीं था। लेकिन आखिर ये था क्यों, इसके प्राइमरी रीजंस क्या थे, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इसमें आपको रीजंस दिए होंगे एंड यू हैव टू चूज़ द करेक्ट वन, या फिर इवन रीज़न एंड असर्शंस भी इसमें से बन सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आखिर वो रीजंस क्या थे। सो इसमें सबसे पहला रीज़न है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें कि यहाँ पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ज़मींदारी सिस्टम के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा पहले भी एसएसटी में, जहाँ पर एक पर्सन को ज़मींदार जिसको बोला जाता था उसको एक एरिया दे दिया जाता था, और उस एरिया का एक टाइप से वो क्या होता था, राजा होता था, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उस एरिया में जो भी कल्टिवेटर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करके लेके आए, जिसको यहाँ पे लगान बोला जाता था। अब इसमें होता क्या था कि दिस ज़मींदार वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लगान ओनली। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ना तो वो फार्मर्स के लिए कुछ करती थी, ना ही जो ये ज़मींदार होता था ये करता था, बिकॉज यहाँ पर भी एक फिक्स डेट होती थी लगान को डिपॉजिट करने की विद द ब्रिटिशर्स। सो अगर ज़मींदार उस चीज़ को नहीं पूरा कर पाएगा ऑन दैट ड्यू डेट तो उसके राइट्स जो हैं चले जाएंगे। एंड आप खुद सोच सकते हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी ज़मींदार नहीं चाहता था कि उसके राइट्स जाएँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक टाइप का उस एरिया से मतलब एरिया का किंग होता था। तो यहाँ पे फार्मर्स को कोई हेल्प नहीं मिलती थी, तो अगेन जो भी वो टेक्निक्स या जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसी के बेसिस पे उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती थी। और कई बार अगर वो उनकी फसलें ख़राब भी हो जाएं तो भी ज़मींदार उनके साथ कोई भी उनको रिबेट नहीं देता था, बल्कि वो उनसे सीधे सीधे लगान तब भी वसूलता था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर जो कि लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब नेक्स्ट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल था एग्रीकल्चरल सेक्टर की कंडीशन के लिए वो यहाँ पर था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर द सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फार्मर्स को हायर प्राइस देना स्टार्ट कर दिया फॉर ग्रोइंग कैश क्रॉप्स। यानी उन्होंने कहा कि भाई अगर कैश क्रॉप उगाओगे लाइक जूट, कॉटन एटसेट्रा,
तो यू विल बी पेड हायर प्राइस। तो इससे हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स जो थे इन सारी चीज़ों का एज रॉ मटेरियल यूज़ करते थे अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए, और यहाँ पर अल्टीमेट जो प्रॉब्लम आई वो ये हुई कि इट लेड टू द शिफ्टिंग इन क्रॉपिंग पैटर्न। तो जो प्रोडक्शन था वो चेंज हो गया, यानी कि फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स होने लगी। कैश क्रॉप्स की वजह से क्या हुआ, फ़ायदा तो फार्मर्स को कुछ हुआ नहीं, बिकॉज अगेन द थिंग वाज दैट कि भाई उनसे तो लेसर प्राइस पे चीज़ें परचेज कर ली जाती थी, ऊपर से उनके ऊपर टैक्सेस भी अलग लगा दिए जाते थे। यहाँ पर जो फूड अवेलेबिलिटी थी वो कम हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फूड उगाओगे ही नहीं, फूड क्रॉप्स नहीं लगा रहे हो, आप कैश क्रॉप्स लगाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आप फूड कहाँ से लेके आओगे। तो अगेन इट लेड टू द लो प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी रिस्पॉन्सिबल थी। अब आखिर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी क्यों? तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे दे स्पेंड वेरी लेस अमाउंट ऑन मास एजुकेशन। तो यहाँ पे मास एजुकेशन पे जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट जो थी वो स्पेंड कर रहे थे। तो इससे प्रॉब्लम क्या थी कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं था। अब एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए अगर कोई आगे बढ़ता भी तो वहाँ पे देयर वाज अ लैक ऑफ इंसेंटिव, ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर था जो रिस्पॉन्सिबल था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के लिए। इसके अलावा और भी फैक्टर्स थे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ नहीं थी। अगर जो फार्मर्स थे वो प्रोड्यूस कर भी लेते क्रॉप्स को, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोड्स या इन चीज़ों का भी जो डेवलपमेंट था वो प्रॉपरली नहीं था। तो वहाँ से प्रोडक्शन जो था वो फाइनली उन सिटीज़ तक नहीं पहुँच सकता था, उन टाउन्स तक नहीं पहुँच सकता था जहाँ पर कि उनको एक प्रॉपर वैल्यू मिल पाती। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के बारे में ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था वो बहुत फेमस था थ्रू आउट द वर्ल्ड। बट एज सुन एज ब्रिटिशर्स एंटर्ड इनटू इंडिया, उन्होंने सबसे पहले स्टेप में जो किया वो यही था कि जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है उसको ख़त्म करना। अब उन्होंने से ऐसा क्यों किया? दे फॉलोड अ टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल, जिसको हम कहते हैं जनरली। तो यहाँ पर उनकी पॉलिसी ये थी कि रॉ मटेरियल लेना है फ्रॉम इंडिया और फिर उसके बाद उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके अपनी फैक्ट्रीज़ में बनाना है फिनिश गुड्स, और उसके बाद उसे इंडिया में लाके हायर प्राइजेस पे सेल कर देना है। अब क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट थी ऑब्वियसली ये बेटर थी, क्योंकि एक तरफ आप हाथ से बना रहे हो, दूसरी तरफ यही चीज़ मशीन्स में बन के आ रही है और वो भी फास्टर रेट पे। यानी कि आप सपोज एक एग्जांपल है, आप एक कारपेट बना रहे हो, आपको 6 मंथ्स का टाइम लग जा रहा है, जबकि यही कारपेट यहाँ पे जो है बहुत सारे कारपेट्स जो हैं वो कुछ घंटों में बन जा रही हैं। सो ऑब्वियसली मैसिव प्रोडक्शन की वजह से जब वो लेके आएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली कम होगी। तो यहाँ पे इट लेड टू दी हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया में हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, स्पेशली इन केस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ड्यू टू दिस फैक्ट दैट ब्रिटिशर्स वर यूजिंग इंडिया एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द प्लेस वेयर दे वर एडजस्टिंग देयर फिनिश गुड्स। अब अगर बात करी जाए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। तो ये कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जो कि कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जैसे मशीन एंड टूल्स जिनसे फर्दर प्रोडक्शन हो सके और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। सो जो ब्रिटिशर्स थे दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट दिस थिंग। तो उन्होंने कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि कैपिटल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए। अब ऐसा क्यों था? बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड इंडिया टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। वो हमेशा चाहते थे कि इंडियंस जो है वो डिपेंडेंट रहे ब्रिटेन पे, ताकि वहीं से जो भी, चाहे वो हैवी मशीनरी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे कि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाए इंडिया में, तो वो ब्रिटेन से ही आए। यही रीज़न है कि उन्होंने कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ब्रिटिश टाइम पे क्या था कि पब्लिक सेक्टर बहुत ही लिमिटेड रोल में था, जैसे कि रेलवेज पब्लिक सेक्टर के अंडर आती थी, पावर जनरेशन, पोर्ट ऑपरेशंस एंड कम्युनिकेशन। अब ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्यों ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी। वैसे इस चैप्टर का एक बेसिक सा समराइज फॉर्म ये है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो रेलवेज हो, पावर जनरेशन हो, पोर्ट ऑपरेशन हो या कम्युनिकेशन हो, ये सब कुछ ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए किया था। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज भी उन्होंने इसलिए बनाई थी ताकि जो भी रॉ मटेरियल है वो उन एरियाज से जहाँ पर किसी चीज़ का पर्टिकुलरली प्रोडक्शन हो रहा है या इंडिया की जो नेचुरल वेल्थ है उसको ड्रेन किया जा सके और वहाँ से उनको पोर्ट एरियाज तक ले जाया जा सके, जहाँ से कि फाइनली शिप्स के थ्रू उनको ब्रिटेन भेजा जाए और ब्रिटेन में उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू फिनिश गुड्स। सो ये यूज़ था। और दूसरा ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया गया था, ताकि एक एरिया से दूसरे एरिया में अपनी जो भी यूनिट है उनकी आर्मी की या फिर जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लोग हैं उनको मूव किया जा सके, ताकि इंडिया में कहीं पे जो भी एक फ्रीडम के लिए जो आप कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन हो जा रहा था वो सारी चीज़ें ना हो। पावर जनरेशन भी अगेन ऑब्वियसली था इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर हैं तो पावर भी उनको चाहिए। पोर्ट ऑपरेशंस तो उनके लिए इंपॉर्टेंट थे। एंड सिमिलरली कम्युनिकेशन भी इसलिए डेवलप किया गया था ताकि वो इसका यूज़ कर सकें इंडिया में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे फ़िलहाल इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ब्रिटिशर्स इंडिया से जा रहे थे तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अब बात कर लेते हैं इंडिया के फॉरेन ट्रेड की ब्रिटिशर्स के टाइम पे, यानी कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, ब्रिटिशर्स फाइनली इंडिया से जा रहे थे, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या था,
इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड की अगर बात करी जाए तो आप कुछ फीचर्स समझ सकते हैं। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया। इंडिया की जो इमेज थी, आप कह सकते हैं पोजीशन थी, उसको चेंज कर दिया गया था। इंडिया तब तक एक्सपोर्टर बन चुका था रॉ मटेरियल का, बिकॉज यहाँ पे रॉ मटेरियल जो था वो ब्रिटिशर्स लेते थे, ब्रिटेन बेचते थे, ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आते थे और फिर वो यहाँ पे यूज़ किए जाते थे। सो यहाँ पे जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था पहले, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। चाइना, चाहे वो आपका श्रीलंका हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिलोन के नाम से इट वाज नोन एज, तो उसके साथ पर्शिया या कहीं पे भी XYZ, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था बहुत ज़्यादा था। अब अगर हम बात करें यूज़ ऑफ इंडियाज़ वेल्थ की, ये सेकंड पॉइंट है फॉरेन ट्रेड की फीचर का। यहाँ पे क्या था, ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस था, यानी कि एक्सपोर्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया से हो रहा था तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट सरप्लस जो था वो जनरेट हो रहा था, और इम्पोर्ट जो थे गुड्स डायरेक्टली ब्रिटेन से हो रहे थे और जगह से रिस्ट्रिक्शंस थे। तो यहाँ पर गया था इंडिया की जो वेल्थ थी, यानी कि जो एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट हो रहा था, प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, उसको भी ब्रिटिशर्स यूज़ कर रहे थे। पहली चीज़ फॉर मीटिंग द वॉर एक्सपेंसेस, यानी ब्रिटिशर्स जो भी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो जो भी खर्चा आ रहा था उसको उसी पैसे से यूज़ कर रहे थे। एंड साथ ही साथ फॉर कैरिंग ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, जितने ऑफिसर्स उनके यहाँ रह रहे थे उनको जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती थी, या उनके रहने से या फिर पूरी की पूरी कंट्री को मैनेज करने से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस होते थे, दे वर मीटिंग आउट ऑफ दिस एक्सपोर्ट सरप्लसेस। साथ ही साथ जो भी इंडिया की वेल्थ थी उसको बुरी तरह से ड्रेन किया जा रहा था। सो अब बात कर लेते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस की ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है जब आप सोशियो इकोनॉमिक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्म में। अब इस सोशियो इकोनॉमिक डेटा में क्या क्या आता है, जो डेथ रेट है, बर्थ रेट है, लिटरेसी रेट है, मैरिज रेट है, जेंडर, सेक्स, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश टाइम पे जो बर्थ रेट और डेथ रेट था वो दोनों हाई थे। बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर, तो ये 48 था। एंड डेथ रेट का मतलब है नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, तो ये था 40। तो ये काफ़ी ज़्यादा था उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। देन अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट अगेन, यानी कि आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इट वाज वेरी लो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इट वाज ओनली 16%। एंड इसमें भी जो फीमेल्स थी वो 7% पे थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो था। यानी सिर्फ 7% वुमेन्स जो थी आउट ऑफ द 16% वो लिख और पढ़ सकती थी। अब बात कर लेते हैं हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है वो छोटे बच्चे जो 1 ईयर की एज भी कंप्लीट नहीं कर पाते पर 1000 में, यानी कि 1000 बच्चों में से कितने ऐसे हैं जो कि 1 ईयर की एज अटेन नहीं कर पाते, दैट इज़ कॉल्ड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर ब्रिटिश टाइम में इट वाज क्वाइट हाई, जो था 218 पर 1000, यानी पर 1000 में से 218 बच्चे ऐसे होते थे जो 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं कर पाते थे, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती थी। नाउ जो 2011 की सेंसस का डेटा है वो ये कहता है कि 44 पर 1000 है, यानी कि हर 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 44 ही ऐसे होते हैं जो 1 ईयर कंप्लीट नहीं कर पाते। साथ ही साथ ब्रिटिश टाइम पे जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी उसमें से एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि जो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ब्रिटिश टाइम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स द एक्सपेक्टेड लाइफ विच अ पर्सन इज गोइंग टू लिव। तो वहाँ पर 44 ईयर्स ऑफ एज जो थी वो एक्सपेक्टेड लाइफ थी, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। आज की डेट में पीपल आर बिट कॉन्शियस अबाउट देमसेल्फ, साथ ही साथ इतनी सारी मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की वो 68 ईयर्स हो चुकी है। उसके अलावा डेमोग्राफिक कंडीशन में एक और चीज़ थी, दैट वाज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। तो अब यहाँ पे अगर पॉवर्टी की बात करी जाए तो पॉवर्टी का कोई भी डेटा ब्रिटिश टाइम से अवेलेबल तो नहीं है, यानी ब्रिटिश टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके थ्रू आप ये कह सकें कि यहाँ पे कोई ऑथेंटिक डेटा था। बट अगेन द थिंग इज़ दैट कि जो कॉमन पीपल था उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा बेकार था, तो उसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि यहाँ पर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी। और ये मैं आपको बताते चलूँ कि जो पहला सेंसस हुआ था इंडिया में दैट वाज इन 1881 में, ब्रिटिश टाइम में ही यहाँ पे सबसे पहला सेंसस जो है वो किया गया था, और तब जाके बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया था। सो अब बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल या पर्सन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हुआ है लोगों का जो काम कर रहे हैं, यानी वर्क फोर्स का, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था वो पहले से ही डोमिनेटेड था विद द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स विद अराउंड 75%। अब अगेन यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि बात होती है, हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था 85%, तो 85% टोटल पॉपुलेशन जो थी विलेज में रहती थी एंड दे वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। और यहाँ पर बात हो रही है वर्क फोर्स की, यानी कि जो टोटल वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स का मतलब वो लोग जो काम कर सकते हैं एक्चुअली, सो उनका 75% जो था मास दैट वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। साथ ही साथ यहाँ पे रीजनल
वेरिएशंस भी थे। अब रीजनल वेरिएशंस का मतलब क्या था कि कुछ एरियाज़ में तो डिक्लाइन हुआ था एग्रीकल्चर में, यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर में से लोग मूव कर गए थे टुवर्ड्स द सर्विस सेक्टर, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। मैंने यहाँ पे इनके जो आरटीओ कोड है वो यूज़ करें, यानी कि जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर उनका होता है उसके बेसिस पे, ताकि ये शॉर्टकट फॉर्म में आ जाए। दूसरी चीज़, सेम टाइम पे कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर कि मूवमेंट हुआ था टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर, जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। तो यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश टाइम में ये जो रीजनल वेरिएशंस थे ये भी देखने को मिल रहे थे इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो सबसे पहले आती है रोड्स। तो रोड्स का कंस्ट्रक्शन नो डाउट ब्रिटिशर्स ने किया, बट हर चीज़ में उनका खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। तो यहाँ पे भी अगेन ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था इसमें। क्यों? क्योंकि एक तो मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल था, जिस पॉइंट पे भी जहाँ पर भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहाँ से उसको पिक करके अपने पोर्ट्स तक लेके जाना ताकि वो ब्रिटेन तक जा सके, उसके लिए रोड्स नेसेसरी थी। तो यहाँ पे रोड बिल्डिंग हुई, लेकिन अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड। तो ऑल वेदर रोड नहीं थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि फ्लड, फेमाइन या इवन जो मानसून का सीज़न आता था वहाँ पर ऐसे एरियाज़ में जो कि बहुत रिमोट एरियाज़ में लोग रहते थे, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी और उनकी कनेक्टिविटी जो सिटीज़ थी उससे ख़त्म हो जाती थी। अब अगर बात करी जाए रेलवेज़ की, जिसको कि वन ऑफ द मोस्ट या बेस्ट कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स का बोला जाता है इंडिया में, तो उसकी शुरुआत जो होती है इंडिया में विद पैसेंजर ट्रेन वो होती है 16 अप्रैल 1853 को, जब मुंबई यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट वाज नोन एज बॉम्बे, वहाँ पे एक प्लेस है बोरी बंदर, वहाँ से लेके थाने तक यानी 21 माइल्स जो कि होता है 33.79 किलोमीटर अप्रॉक्स, वहाँ पर एक ट्रेन जो है चलाई गई थी, वो था 16 अप्रैल 1853। सो दिस इज़ नोन एज टर्निंग पॉइंट। ये इंडिया में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन जो चली थी उस दिन की डेट है। ऐसा नहीं है कि 16 अप्रैल 1853 से पहले कोई ट्रेन इंडिया में नहीं थी। यहाँ पे जो सबसे पहला प्रपोजल आया था वो आया था 1832 में, जहाँ पर कि मद्रास में ट्रेन चलाने की बात करी गई थी। एंड लेटर ऑन इन 1837 यहाँ पे एक ट्रेन चली भी, बट ये जो ट्रेन यहाँ पे यूज़ हो रही थी दैट वाज लाइक अ मिनी ट्रेन, और ये यूज़ हो रही थी रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए। बट 16 अप्रैल 1853 इसलिए हिस्टोरिकल है बिकॉज इस दिन पहली पैसेंजर ट्रेन जो है वो इंडिया में चली थी, इसीलिए इसको ही हमेशा कंसिडर किया जाता है एज द डे और द डेट फ्रॉम वेयर द रेलवेज स्टार्टेड इन इंडिया। रेलवे इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ऐसा क्यों है? बिकॉज रेलवे के थ्रू क्या हुआ कि जो कल्चरल बैरियर्स थे वो टूटे, बिकॉज नाउ इंडियंस वर एबल टू टेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, यानी कि आप बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते थे जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। दूसरी चीज़ ये इट लेड टू द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो, बिकॉज अब आप ऐसी कैश क्रॉप्स जो थे वो प्रोड्यूस कर सकते थे, या फिर आप नॉर्मल फूड क्रॉप्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके बेच सकते थे, सो दैट यू कैन रिसीव बेटर पेमेंट फॉर दैट। लेकिन अगेन द थिंग वाज दैट कि इससे फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा, बट इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो भी मिला वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को मिला, उससे इंडियन इकोनॉमी का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो ब्रिटिशर्स ने नो डाउट बहुत एफर्ट्स करे थे एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए, बट अगेन फॉर देयर ओन सेक एंड फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। लेकिन वो इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे कि जिसके बेसिस हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें हुआ। सो सबसे पहली जो फ्लाइट थी यहाँ पे इंडिया में, जो सबसे पहला प्लेन आया वो आया था 18 फरवरी 1911 को, और ये इलाहाबाद यानी प्रेजेंट में इसको प्रयागराज बोला जाता है, वहाँ से लेके नैनी भी इलाहाबाद में एक जगह है, वहाँ तक फ्लाई किया गया था ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना। एंड ये जो था फर्स्ट एयर मेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। इसमें 6500 मेल्स जो थी वो लेके गई 15 अक्टूबर 1932, जहाँ पर JRD टाटा जी जो थे उन्होंने एयरलाइंस लॉन्च करी थी, टाटा एयरलाइंस, एंड लेटर ऑन इट टर्न टू बी एयर इंडिया ऑन 29 जुलाई 1946, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर कर लिया था। एंड फाइनली 2021 अगेन ये वापस टाटा सन्स के पास आ गई है। सो बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो ऑब्वियसली एक बड़ी कंट्री को जो मैनेज करना था वो बहुत मुश्किल था अगर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो या फिर अगर कम्युनिकेशन ना हो। तो अगेन अपने बेनिफिट के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में टेलीग्राफ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1851, एंड लेटर ऑन जो ट्रांस इंडिया टेलीग्राफ सिस्टम डेवलप हुआ वो 1854 में हुआ, यानी कि पूरे थ्रू आउट इंडिया जो था कम्युनिकेशन सिस्टम जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया वो 3 इयर्स बाद कर पाए, और 1854 तक पूरे इंडिया में टेलीग्राफ की जो फैसिलिटी थी वो अवेलेबल हो चुकी थी। बात करते हैं अगर टेलीफोन की, तो टेलीफोन इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया 1881 में। एंड अगर रेडियो ब्रॉडकास्ट की बात करी जाए तो इंडिया में सबसे पहला जो रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था वो हुआ था 1923 में, वो भी जून में, बाय द बॉम्बे रेडियो क्लब। ओवरऑल अगर हम बात करें ब्रिटिश रूल की इंडिया में, तो चाहे आप उसे इंफ्रास्ट्रक्चर से लें, चाहे वो आप एग्रीकल्चर से लें,
कम्युनिकेशन से लें, किसी भी चीज़ से अगर लें तो वहाँ पे इंडिया का टोटल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था एंड हर एक चीज़ की कंडीशन जो थी वो बहुत ही ख़राब थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स के इस चैप्टर की, जिसमें से कि एक है ऑफिशियल सेंसस। तो सेंसस यानी हिंदी में से कहते हैं जनगणना, जहाँ पे पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। इसमें से अक्सर एक क्वेश्चन देखा गया है जो आता है कि किस ईयर में पहला सेंसस हुआ था इंडिया में, तो इट वाज 1881, जहाँ पर कि सबसे पहली बार सेंसस जो है वो इंडिया में करा गया था। दो इट वाज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशंस, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी थी और कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, बट अगेन इससे जो चीज़ पता चली थी वो ये थी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें अनइवननेस है। साथ ही साथ यहीं से एक ये टाइम ड्यूरेशन फिक्स करा गया कि हर 10 ईयर्स बाद जो है वो सेंसस होगा। अब अगेन इसमें से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए इंडिया में सबसे पहली बार जब सेंसस हुई तो इट वाज इन द ईयर 1881, लेकिन इसमें से ये भी पूछा सकता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार कब हुई, तो दैट वाज इन द ईयर 1951, जो कि 7th सेंसस था इंडिया का। अब बात कर लेते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड की या फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला जाता है? एक्चुअली क्या था कि 1921 से पहले जब भी डेटा कलेक्ट किया गया रिलेटेड विद पॉपुलेशन तो इट वाज नॉट कांस्टेंट, लेकिन 1921 के बाद क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हुई दैट वाज स्टेडी, क्या आप कह सकते हैं कांस्टेंट थी, एंड देयर वाज अ राइज। मैंने यहाँ लिखा भी है कि पॉपुलेशन ग्रोथ वाज लो बिफोर 1921, बट उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पे कुछ डेटा है 1901 से लेकर 1911 तक 5.9% था। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या था कि डिक्लाइन होता है 0.39% से बिटवीन 1911 टू 1921। उसके बाद सडनली ये राइज होता है 11% के रेट पे, यानी 11.1% के रेट पे 1921 से लेकर 31 तक। देन 14% के रेट पे राइज होता है 1931 से लेकर 1941, एंड अगेन 13.5% से राइज होता है बिटवीन 1941 टू 51। यानी कि इसके बाद धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है रेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं इससे पहले यहाँ पे यही था कि एक बार राइज होता था तो फिर फॉल हो जाता था। सो अकॉर्डिंगली 1921 के बाद से ये बढ़ना स्टार्ट होता है, इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोला जाता है या फिर सेकंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी बोला जाता है। तो एट लास्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो रीजन सर्शंस हो या फिर वो आपके मल्टीपल चॉइस के सिंपल क्वेश्चंस हो। तो यहाँ पे कुछ डेट एंड इवेंट्स थे जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि टेलीग्राफ, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, एयरवेज, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेंसस कब हुआ था इंडिया में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ रेलवेज़ की क्या एडवांटेजेस रही हैं, क्या डिसएडवांटेजेस रही हैं, मेजर कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स के क्या थे, इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, या फिर जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े उनसे रिलेटेड कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन या एट्रीब्यूट्स के ब्रिटिश रूल के, तो ये था कि इंडिया में एक सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स से ही आया, बिकॉज उन्होंने एक सिस्टमैटिक पैटर्न में सारी चीज़ें सेटअप करी थी जिसके थ्रू बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। सो ब्रिटिशर्स का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशन भी है। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में मॉनेटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए किया। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपको चैप्टर समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो को शॉर्ट बनाऊं, बट एक्चुअली पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। फिर भी अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।